गुड इवनिंग साथियों। आज की इस क्लास में हमारा जो बीए फाइनल ईयर का दूसरा चैप्टर है आधुनिक भारत का, वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं और दूसरा चैप्टर है दक्षिण में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। दक्षिण जो भारत है, इस दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष है उस पर सेकंड चैप्टर है। और जो ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है दक्षिण भारत में, इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष होता है, ये कहेंगे हम संघर्ष होता है। इसमें टोटल 3 युद्ध होते हैं। आज हम पहला युद्ध देखेंगे। तीनों युद्धों के नाम सिंपल है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। साथियों, ये अपने ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक के जो तीनों युद्ध है, ये कर्नाटक के तीनों युद्ध दक्षिण भारत में हुए हैं और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए हुए हैं, जिसमें अंततः अंग्रेज सफल होते हैं। कैसे होते हैं वो हम पूरा देखेंगे। पहले हम देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो हमारा जैसे टॉपिक है वो तो है दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और इसके दौरान कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसकी हम बात करेंगे। ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, ये 1746 से 1748 तक हुआ है। ये रहा है। अब साथियों, हम कुछ कह के ये कर्नाटक के प्रथम युद्ध की सीधी बात हम नहीं करेंगे। पहले थोड़ी सी हमारी समझ होनी चाहिए कि फ्रांसीसी अंग्रेजों की क्या स्थिति थी, या युद्ध में जो भी जिन्होंने भी भाग लिया उनकी क्या स्थिति थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। यानी इसकी भूमिका हम पहले देखेंगे। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि सुबह जो अपनी 11 बजे की क्लास होती है राजस्थान इतिहास की, और इस समय जो भारतीय इतिहास की क्लास होती है, इसके लिए आप क्या कि एक मैप ले लें, एक राजस्थान का और एक भारत का। और आपको जो भी स्थलों की हम बात करते हैं वो आपको पता होने चाहिए कौन से कहां हैं। मैं बीच में कभी कभी बताऊंगा, पर आज नहीं बताऊंगा। आज इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आज आपको स्वयं इसका देखना है। तो मैं सीधा आपको भूमिका पे लेके चलता हूं कि इस कर्नाटक युद्ध में कौन कौन आएंगे और उनकी क्या क्या स्थिति रहेगी, फिर हम देखेंगे। देखिए, कर्नाटक जो युद्ध है इसमें एक तो निजाम का नाम आएगा। निजाम, अब निजाम है, ये कहां के थे? ये हैदराबाद के थे। हैदराबाद, इनका स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था हैदराबाद। देखिए, मूलतः क्या था, हमारे इस समय 1746 से 48 या 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य हमारे पे था। मुगल साम्राज्य पूरे भारत में था और दक्षिण में जहां ये कर्नाटक के युद्ध होते हैं यहां भी मुगल साम्राज्य है। परंतु मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जिसको कहते थे दक्षिणी सूबा, और ये सूबा का मतलब प्रांत यानी राज्य। तो इस साम्राज्य का एक प्रांत था, वो दक्षिणी सूबा था, और दक्षिणी सूबा में कौन थे? निजाम, उसके गवर्नर थे। साथियों, अपने ध्यान रखेंगे कि 1724 तक, कब तक? 1724 तक तो ये वास्तव में दक्षिणी सूबा ही था, पर 1724 में यहां एक निजाम हुए आसफ जहां, और इन्होंने आसफ जहां ने क्या किया? आसफ जहां का नाम कम मिलेगा, इनकी उपाधि ज्यादा मिलती है। जो निजाम उल मुल्क इनकी उपाधि थी वो लिखी हुई मिलती है। ये आसफ जहां 1724 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। कौन सा? हैदराबाद। पर ये नाम मात्र के मुगलों के अधीन ही माने जाते हैं। स्वतंत्र राज्य है परंतु नाम मात्र के मुगलों के अधीन माने जाते हैं। तो एक तो निजाम का नाम आएगा, और ये हैदराबाद राज्य है, इसके अधीन ठीक जैसे मुगल साम्राज्य के अधीन नाम मात्र का हैदराबाद है, वैसे ही हैदराबाद के अधीन नाम मात्र का कर्नाटक का नवाब था। कर्नाटक का नवाब, ये कर्नाटक के नवाब है।
अपने देखेंगे कि कर्नाटक के नवाब जो ये संघर्ष प्रारंभ होता है उस समय 1740 ईस्वी से एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 1740 ईस्वी में यहाँ का जो नवाब था वो दोस्त अली था। इसकी मृत्यु के बाद में यहाँ बनता है नवाब, इसका पुत्र बनता है दोस्त अली है। दोस्त अली का पुत्र सफदर अली बना है और ये सफदर अली हैं। इस सफदर अली की हत्या 1742 में कर दी जाती है और सफदर अली के बाद इसका अल्पवयस्क पुत्र है मोहम्मद, ये मोहम्मद बनता है और इस मोहम्मद का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। निजाम जो हैदराबाद का निजाम है वो इसका संरक्षक नियुक्त करता है अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन को नियुक्त करता है और ये अनवरुद्दीन क्या करता है, इसकी हत्या करवा देता है और स्वयं नवाब बन जाता है। कुल मिला के हमें यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है इस समय कर्नाटक का नवाब कौन है, अनवरुद्दीन है और ये इनके नाम आएंगे दोस्त अली, सफदर अली, मोहम्मद और ये नाम आएंगे तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक के नवाब थे। 1740 में दोस्त अली मारे गए हैं मराठों के युद्ध में, उसके बाद उनके पुत्र सफदर अली बने हैं जिनकी 1742 में हत्या कर दी। हालांकि हमें इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इनके चचेरे भाई थे मुर्तजा, उन्होंने उनको मार दिया था। इसके बाद में इनके अल्पवयस्क पुत्र बनते हैं मोहम्मद और मोहम्मद के संरक्षक नियुक्त होते हैं अनवरुद्दीन मोहम्मद की हत्या करवा देते हैं और स्वयं नवाब बन जाते हैं। और इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन है। ठीक है, एक तो ये अपने को अनवरुद्दीन का ध्यान रखना है। दूसरा ये संघर्ष किसका है, संघर्ष है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का। तो अंग्रेज व फ्रांसीसियों की क्या स्थिति है ये हमें देखनी है। अंग्रेज और फ्रांसीसी है, इनकी इस समय क्या स्थिति है। अपने को जैसा पता रहता है हमेशा ही कि जो अंग्रेज लोग हैं ये हमारे 1757 में प्लासी के युद्ध से यहां प्रारंभ करते हैं। इससे पहले ये व्यापारिक कोठियां स्थापित कर चुके हैं और जो जिनकी व्यापारिक कोठियां या इनको बस्ती भी कहते हैं, व्यापारिक जो बस्तियां हैं इनकी जो अंग्रेज हैं, जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत और ये पूर्वोत्तर वाला भारत है, तो इसमें जो पश्चिमी भाग है यहाँ अंग्रेज थे। यानी इनकी प्रसिद्ध जो कोठी थी पश्चिमी भाग में इस समय यानी इस टाइम में वो थी बंबई और यहाँ एक थी मद्रास और इधर थी कलकत्ता। ये अंग्रेजों की कोठियां थी। फ्रांसीसी है, इन्होंने भी क्या है कि हमारे यहाँ इस समय कोठियां स्थापित कर रखी है। फ्रांसीसियों की पश्चिम में कोई कोठी नहीं थी, पूर्वी था, यहाँ पांडिचेरी थी, पांडिचेरी और यहाँ चंद्रनगर ये कोठियां किनकी थी, ये फ्रांसीसियों की पूर्वी तट पे थी। ये जो युद्ध रही कर्नाटक का है, कर्नाटक इस समय जो ये वाला भाग था, ये वाला कर्नाटक था, इधर यहां हैदराबाद फैला हुआ था, हैदराबाद के पास से। तो ये जैसे ध्यान रखेंगे ये कर्नाटक के अधीन ही आती थी, ये पांडिचेरी और ये वाले भाग, ये कर्नाटक था पूरा। इस एरिया में ये युद्ध हुए। एक तो ये बंगाल की खाड़ी है यानी जलीय युद्ध और यहाँ स्थलीय युद्ध होते हैं। कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए आप मैप लेके साथ में बैठे, थोड़ा सा इंडिया का मैप देखें, क्योंकि हम आगे अध्ययन करेंगे तो मैप से बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। कुल मिला के क्या बात है कि अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापारी बन के आए हैं, फ्रांसीसी हमारे यहाँ व्यापारी बन के आए हैं। इन दोनों का काम क्या है, व्यापार करना है। व्यापार करना है तो ये हमारे यहाँ व्यापारिक कोठियां स्थापित करते हैं। अंग्रेज यहाँ इस समय अगर देखें तो शक्तिशाली है। ये पश्चिम में इनकी बंबई में कोठी, प्रसिद्ध कोठी स्थापित है। पूर्वी भागों में मद्रास और कलकत्ता में इनकी कोठी स्थापित है, यानी मुख्य जगह पर इनकी है। फ्रांसीसी भी हमारे यहाँ व्यापार करने आए हैं, पर इनकी पांडिचेरी और चंद्रनगर में कोठियां स्थापित है जो कर्नाटक राज्य के क्षेत्र में आती थी। कर्नाटक राज्य के क्षेत्र में ये कोठियां आती थी। अब फ्रांसीसी लोग हैं और अंग्रेज लोग हैं। इनका 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी 1700 से लेकर कुछ साल तक प्रारंभ में दोनों की मित्रता थी। दोनों का एक ही उद्देश्य था, वो था व्यापार करना।
पर बाद में इसी जो आर्थिक प्रतिद्वंदता पनपी, इनमें व्यापार की प्रतिद्वंदता पनपी, और वो पनपती पनपती धीरे धीरे आगे जाकर क्या होती है, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता का रूप ग्रहण कर लेती है। यानी राजनीतिक रूप से ये शासन स्थापित करने की सोचते हैं। किस तरह से सोचते हैं ये हम देखेंगे। अभी आप केवल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर घटनाओं की जिक्र करते हैं। ये केवल इतनी जो बात है वो केवल आपको बेसिक चीज थोड़ा सा समझाने का मैंने प्रयास किया है, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले कि इस युद्ध के समय स्थिति क्या थी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध के समय स्थिति तो ये रहती है। तो अपने यहां अब देखिए, फ्रांसीसी सबसे पहले यहां आगे रहते हैं। फ्रांसीसियों में इनका गवर्नर था एक अलेक्जेंडर ड्यूमा। अलेक्जेंडर ड्यूमा है, ये बड़ा ही चतुर व्यक्ति था और ये चाहता था कि मैं यहां व्यापार में ज्यादा क्या है, ज्यादा अनुमति प्राप्त करूं। तो आपने देखा है कि दक्षिण भारत में एक तो निजाम का एरिया, हैदराबाद वाला बड़ा एरिया, दूसरा कर्नाटक का था। ये बड़े राज्य फैले हुए थे। हालांकि मराठा भी थे, पर मराठा का काम केवल लूटमार था, राज्य स्थापित नहीं था अच्छे से। तो ये हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के जो नवाब थे, यहां से इनसे क्या कर चाह रहा था, ये चाह रहा था कि मैं दोस्ती करूं। तो ड्यूमा ने क्या किया, क्योंकि इनका पांडिचेरी में आपने देखा है कि पांडिचेरी में व्यापारी कोठी है, तो ये निजाम कहां का है, हैदराबाद का, वह नवाब कहां का है, नवाब है कर्नाटक का। इन दोनों को पांडिचेरी आमंत्रित करता है, पांडिचेरी में आमंत्रित करता है, पांडिचेरी बुलाता है। अब देखिए, निजाम के अधीन माना जाता था नवाब, यानी निजाम बड़ा था। तो ये दोनों के क्या है कि पांडिचेरी में ये लोग जाते हैं इनके आमंत्रण पर, ड्यूमा के आमंत्रण पर, और जब ये पहुंचते हैं तो ड्यूमा क्या करता है, ड्यूमा इनका भव्य स्वागत करता है और इन्हें बहुत ही शानो शौकत से रखता है, शानो शौकत से इनको रखता है। और ये क्या है, पांडिचेरी में इसके साथ, अलेक्जेंडर ड्यूमा के साथ ये नवाब और ये लोग 6 माह तक रुकते हैं। और इसकी आओ भक्त से ये निजाम है, ये इतना ज्यादा प्रसन्न होता है, खुश होता है कि ये क्या करता है, एक तो इस ड्यूमा को नवाब की उपाधि देता है। ड्यूमा को क्या दिया है, नवाब की उपाधि दी है, एक बात। दूसरा इन्हें क्या किया कि कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण में जो भाग था, इससे कर वसूलने का अधिकार दे दिया। कर कौन वसूलता है, कर वसूलता है एक राजा, और अभी ये राजा नहीं थे, केवल व्यापारी थे। और ड्यूमा का मकसद ये था, ड्यूमा चाह रहा था कि हम राजनीतिक रूप से स्थापित हों। पहला गवर्नर था फ्रांसीसियों का जिसने राजनीतिक रूप से स्थापित होने का के बारे में कुछ सोचा, राज्य स्थापित करने का नहीं सोचा है, तो राजनीतिक रूप से स्थापित करने का सोचा। तो इसे कर का अनुमति दे देगी। तो ये क्या है कि राजा की तरह व्यवहार करने लगा। एक तो नवाब की उपाधि, दूसरा कृष्णा नदी के दक्षिण में, जो कृष्णा नदी दक्षिण भारत में, उसका जो दक्षिणी भाग है उसमें कर वसूलने की अनुमति ये इनको दे देता है। और इसका मकसद पूरा हो जाता है इन दोनों को बुलाने का। इन दोनों को बुलाने का मकसद इनका यही रहता है और इसका पूरा हो जाता है ड्यूमा का। इसी बीच में ये युद्ध कैसे स्टार्ट होता है, किसने यहां इन लोगों से मित्रता कर ली। अब क्या होता है साथियों कि एक तो 1740 ईस्वी में, 1740 में कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं। कर्नाटक पर आक्रमण किया है, किसने किया है, मराठों ने। मराठी लूटमार करते थे और इन्होंने आक्रमण कर दिया कर्नाटक पर। और इस आक्रमण में कर्नाटक का जो नवाब था दोस्त अली, ये दोस्त अली मारा गया।
दोस्त अली मारा गया है, तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने दोस्त अली के पुत्र सफदर अली को यहां का नवाब बनाने में सहायता दी। अब यहां सफदर अली को नवाब बनाने में फ्रांसीसियों ने सहायता दी है, तो सहायता देने के कारण सफदर अली क्या करता है, फ्रांसीसियों को अपने यहां कुछ जमीन दे देता है। क्या दे देता है? जमीन दे देता है, और इनके ये इस कंपनी को जमीन भी मिल जाती है। इसी बीच में ये सफदर अली की हत्या हो जाती है। कब होती है हत्या? इनकी हत्या हुई है 1742 में, मुर्तजना की है, और इसके बाद इसका पुत्र बनता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली अल्पवयस्क है, ये ज्यादा टाइम नहीं रहता, और इसकी हत्या करवा देता है इसका संरक्षक ही। कौन था संरक्षक? अनवरुद्दीन। ये आपने देखा है अभी, अनवरुद्दीन हत्या करवा देता है और ये नवाब बन जाता है। और इधर फ्रांसीसी गवर्नर भी चेंज हो जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आता है डुप्ले। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आता है। अब देखिए, फ्रांसीसी बनकर गवर्नर बनकर आया है डुप्ले, और डुप्ले के बारे में हमें ये ध्यान रखना है साथियों अच्छी तरह से, कि जो डुप्ले है, ये डुप्ले पहला फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने भारत में एक राज्य स्थापित करने का विचार किया। भारत में एक राज्य स्थापित करने का विचार किस व्यक्ति का था? सबसे पहले किस गवर्नर का था? तो डुप्ले का ही था। और डुप्ले चाह रहा है कि भारत में अब एक राज्य स्थापित कर लिया जाए, क्योंकि सारी स्थितियां अनुकूल है। कर्नाटक के नवाब है, वो दोस्त है, दक्षिण भारत में अच्छी पकड़ बना रखी है, और ये सोचता है, और सोचते ही इसने से पहले ही घटना क्या होती है वो हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए क्या होता है साथियों, एक ध्यान रखेंगे, कर्नाटक का प्रथम युद्ध है। इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध का भारतीय राजनीति से कोई भी संबंध नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस युद्ध का भारतीय राजनीति से कभी भी कोई भी संबंध नहीं था? तो वो था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। और भी ऑप्शन में आ सकते हैं, तो अपने थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे। अब देखिए क्या होता है कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। वहां की महारानी है, और महारानी के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। महारानी मेरिया थी, और मेरिया के उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इस उत्तराधिकार संघर्ष है, इस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष में आमने सामने हो जाते हैं कौन? इंग्लैंड व फ्रांस। इंग्लैंड व फ्रांस है, ये आमने सामने उत्तराधिकार युद्ध में हो जाते हैं। और उत्तराधिकार युद्ध में हो जाते हैं तो इन दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है यूरोप में। कहां प्रारंभ हुआ है? क्योंकि ये यूरोपीय देश है, यूरोपीय कंट्री है, तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर इंग्लैंड व फ्रांस में 1740 में युद्ध प्रारंभ हुआ। और चूंकि क्या कि इस समय थोड़ी संचार व्यवस्था ढीली थी, इसलिए धीरे धीरे यहां पता चलता है, और धीरे धीरे पता चलता है तब तक डुप्ले यहां आ चुका होता है। और डुप्ले, और इस समय इंग्लैंड का मद्रास का जो गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था मोर्स, और इधर फ्रांस का गवर्नर था डुप्ले। ये दोनों कंपनियां ही जो है वो युद्ध नहीं चाहते थे, युद्ध किसी रूप में नहीं चाहते थे, और नहीं चाहते थे इसलिए इन्होंने आपस में संपर्क किया, कर्नाटक के नवाब से किया, और फिर इन्होंने दोनों ने क्या है कि अपनी अपनी सरकारों को, डुप्ले ने फ्रांस को और मोर्स ने इंग्लैंड को भेज दिया कि हम भारत में कैसे भी युद्ध नहीं चाहते। परंतु यहां फ्रांस तो तटस्थ रहता है, फ्रांस कुछ नहीं करता।
जबकि इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड यहां अपनी सेना भेज देता है। इंग्लैंड ने सेना भेजी है, कमांडर बार्नेट के नेतृत्व में सेना भेजती, और ये कमांडर बार्नेट की सेना आती है तो ये कुछ फ्रांसीसी जहाजों को डुबो देती है। फ्रांसीसी जहाजों को इसने डुबो दिया आकर। ये नौसेना थी इनके नेतृत्व में, और इनमें एक डुप्ले का जहाज भी था। डुप्ले का जहाज भी था, हालांकि डुप्ले है उस पे नहीं था, यानी डूबा नहीं है जो डुप्ले, और डुप्ले का जहाज भी था। तो डुप्ले इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। अब क्रोधित हो गया है तो ये पहले तो कर्नाटक के नवाब से सहायता मांगता है, परंतु वो जब सहायता नहीं देता तो डुप्ले क्या है कि मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर था ला बोर्डिनो, इसको ला बोर्डिनो भी कह देते हैं। ला बोर्डिनो फ्रांसीसी गवर्नर था। कहां पर? ये फ्रांसीसी गवर्नर था, वो मॉरिशस में था। इससे सहायता मांगता है तो ये 3000 नौसैनिक लेकर उसकी सहायता के लिए आ जाता है। अब ला बोर्डिनो है, ये सेना लेकर आ गया है, और इधर ये बार्नेट भी सेना लेकर आया हुआ है। परंतु बार्नेट के फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी के निकट जैसे ही पहुंचता है, पांडिचेरी के निकट पहुंचता है, तो निकट पहुंचता है उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है, मर गया ये। मृत्यु होगी तो जो ये इंग्लैंड की सेना है इसका नेतृत्व कर्नल पैटन को दिया जाता है। कर्नल पैटन को इसका नेतृत्व करता बनाया जाता है। परंतु जब तक कर्नल पैटन सेना लेकर पांडिचेरी के पास पहुंचता है, ये ला बोर्डिनो फ्रांसीसी जो गवर्नर था ये भी पांडिचेरी पहुंच जाता है, और इस पैटन को यहां अधिकार नहीं करने देता। देखिए साथियों, अपने को पता है कि जैसे दक्षिण भारत की ये स्थिति है, यहां पांडिचेरी है, तो पांडिचेरी पर जब अधिकार नहीं करने देता तो ये पांडिचेरी पर अधिकार का प्रयास करता है, तो फिर ये बोर्डिनो से इधर भगा देता है, और ये यहां जाकर, यहां इनकी खुद की अंग्रेजों की थी बस्ती कलकत्ता, यहां कलकत्ता की ओर भगा देता है, और ये कलकत्ता की ओर चला जाता है। कौन चला जाता है? कर्नल पैटन, जो अंग्रेजों की सेना लेकर आया है। ला बोर्डिनो उसे वहां से भगा देता है। अब पांडिचेरी जो इनकी बस्ती थी फ्रांसीसियों की, जिस पे खतरा था, वो टल गया है। परंतु यही क्या है, मद्रास है, और मद्रास किनकी बस्ती है? अंग्रेजों की। तो अब क्या है कि ये जो डुप्ले है, ये डुप्ले ला बोर्डिनो जो फ्रांसीसी गवर्नर है उसको कहता है कि आप क्या करें, आप मद्रास पे आक्रमण करें। तो ये फिर यहां से मद्रास पे आक्रमण करता है, और मद्रास पर जो निकोलस मोर्स यहां का गवर्नर था, इसको हरा, ये काफी संघर्ष करता है, और संघर्ष के बाद में ये आत्मसमर्पण कर देता है। अब काफी संघर्ष के बाद में आत्मसमर्पण कर देता है, तो यहां मद्रास पर किसका अधिकार हो जाता है? ला बोर्डिनो का, अथवा ये कहें कि फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है। इंग्लैंड की सेना जो निकोलस मोर्स यहां का गवर्नर था, उसके नेतृत्व में यहां आत्मसमर्पण कर देती है। अब यहां मद्रास पर जैसे ही अधिकार हुआ, किसका अधिकार हुआ मद्रास पर? मद्रास पर अधिकार हुआ फ्रांसीसियों का। तो ये ला बोर्डिनो है, ये चाहता है कि हम क्या करें। यहां देखिए, थोड़ी सुनिए आराम से, कि ला बोर्डिनो यहां चाहता है कि हम अंग्रेजों से 3 लाख रुपए लें, जो हमारी कंपनी को दें, फ्रांसीसी कंपनी को दें, और 1 लाख रुपए मैं लूं, और फिर क्या है कि बदले में, यानी ये फिरौती है एक तरीके की, ये फिरौती लें और फिर वापस जो मद्रास है वो अंग्रेजों को लौटा दें। परंतु डुप्ले चाहता है कि हम किसी भी सूरत में मद्रास है वो अंग्रेजों को न लौटाएं, और मद्रास को अपना आधार बना रखकर मद्रास से 12 मील दूर अंग्रेजों का प्रमुख दुर्ग था सेंट डेविड का किला। इस सेंट डेविड के किले पर अधिकार किया जाए, और यहां इसी बात को लेकर
डुप्ले जो भारत में फ्रांसीसी गवर्नर है और डुप्ले की सहायता के लिए जो मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डिनो आया हुआ है, इनमें मतभेद हो जाता है। और वो कहता है कि वहां अधिकार करो और वो नहीं चाहता भी अधिकार करें, तो वो अंग्रेजों से बातचीत करता है और अंग्रेजों से एडवांस में 60,000 रुपए ले लेता है। कितने रुपए लेता है? 60,000 रुपए लेता है। ये आप उल्लेख कर सकते हैं बीए थर्ड ईयर वाले विद्यार्थी लिखते समय। तो 60,000 रुपए लेता है और 60,000 रुपए लेकर और ये मॉरिशस चला जाता है। खराब मौसम के कारण सभी सैनिकों को ये अपने साथ नहीं ले जा पाता, पर जितने भी ले जा पाता है अपने ले जाता है, बाकी सभी सैनिक डुप्ले के साथ हो जाते हैं। और डुप्ले क्या करता है, फिर सेना लेकर जाता है और इस मद्रास पे आक्रमण करता है और मद्रास पर अधिकार कर लेता है। अब देखिए यहां एक और अलग तरह की घटना होती है। ये 1748 की बात है, 1748 की, जब डुप्ले मद्रास पर अधिकार करता है, मद्रास पर आक्रमण करता है, तो अंग्रेज हैं, क्योंकि मद्रास भी क्या था, इस कर्नाटक के सीमा के बिल्कुल निकट था, तो अंग्रेज कर्नाटक के नवाब से निवेदन करते हैं और डुप्ले यहां प्रारंभ में कूटनीति से काम लेता है। प्रारंभ में डुप्ले कहता है कर्नाटक के नवाब कौन है, अनवरुद्दीन को, कि मैं ये जो मद्रास है ये आपके लिए जीत रहा हूं, मैं जैसे ही इसको जीतूंगा आपको दे दूंगा। परंतु इसी बीच में जो कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन, उसे संदेह होता है डुप्ले पर कि ये स्वयं के लिए जीत रहा है, क्योंकि डुप्ले वहां मद्रास को जीतकर और उस पर फ्रांसीसी झंडा लगा देता है। अब फ्रांसीसी झंडा लगा दिया है डुप्ले ने, तो गवर्नर को शक हुआ, तो गवर्नर ने क्या है, ये 1748 में मद्रास पर अधिकार के लिए अब अनवरुद्दीन है, ये अपने पुत्र महफूज के नेतृत्व में 10,000 की सेना भेजता है मद्रास पर आक्रमण के लिए, यानी डुप्ले पर आक्रमण के लिए। डुप्ले के पास साथियों अभी मात्र 300 लगभग यूरोपीय सैनिक थे और 700 भारतीय सैनिक थे। टोटल लगभग 1,000 सैनिक ही थे, जबकि ये भारतीय सेना थी 10,000 लोगों की महफूज के नेतृत्व में, जो कर्नाटक के नवाब की सेना आती है, और ये दोनों आमने सामने होते हैं और मद्रास के निकट ही, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका ध्यान रखें, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है, सेंट थोमे का युद्ध, कि सेंट थोमे का जो युद्ध है ये किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ। तो सेंट थोमे का युद्ध होता है मद्रास के निकट होता है, किसके बीच में होता है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब की सेना, जो उसके पुत्र महफूज के नेतृत्व में आई है, उसके नेतृत्व उन दोनों के बीच में होता है। अब जैसे ही ये युद्ध हुआ, और युद्ध होते ही क्या होता है कि ये जो डुप्ले है ये नवाब की सेना को हरा देता है। मित्रों, इस युद्ध की सबसे बड़ी कमजोरी या हमारे लिए सबसे बड़ी नकारात्मक बात भारतीयों के लिए रही, वो सेंट थोमे युद्ध की हारी रही। क्यों रही? क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक यूरोपीय प्रशिक्षित सेना जो कम सैनिक है, अनुशासित रहते हुए, वो क्या कि भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ेगी, निश्चित है ये। तो यहां डुप्ले का साहस बढ़ा कि हम राज्य स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जो नवाब हैं, राजा हैं, इनके पास सेना तो बड़ी है, परंतु वो किसी काम की नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। यूरोपीय जो भारतीय घुड़सवार है, उनसे यूरोपीय तोपखाना श्रेष्ठ है, ये सिद्ध हो गया। तो यहां क्या है कि ये युद्ध होता है सेंट थोमे। इसी बीच ये युद्ध अपने आप ही समाप्त हो जाता है। कैसे होता है समाप्त? कि देखिए, जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा है ऑस्ट्रिया को लेकर, इसको लेकर 1748 में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में संधि हो जाती है। एक्स लो सेपल की संधि, एक्स लो सेपल की संधि होती है। इस संधि के तहत युद्ध समाप्त हो जाता है। कौन सा युद्ध? जो यूरोप में प्रारंभ हुआ था, और ये युद्ध जब समाप्त हुआ, तो ये युद्ध समाप्त होने के साथ ही जो मद्रास है, ये मद्रास जिस पे फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ था, ये पुनः अंग्रेजों को दे दिया गया, अंग्रेजों को दिया गया। और अमेरिका में लुइसबर्ग है, वो फ्रांसीसियों को मिला। अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को मिला,
और ये जो मद्रास है ये अंग्रेजों को दे दिया गया एक्स-ला-सेपल की संधि के द्वारा, और ये वहां जैसे ही यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ तो यहां भी इनके बीच में युद्ध समाप्त हो गया। यानी साथियों कुल मिला के हमें ध्यान रखना है कि इस जो युद्ध होता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसमें भारतीय राजनीति का कोई प्रभाव नहीं रहता। ये यूरोप की राजनीति को लेकर प्रारंभ होता है, यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर प्रारंभ होता है, और वो संघर्ष समाप्त होते ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। परंतु यहाँ दोनों बराबर रहते हैं, अंग्रेज भी बराबर रहते हैं, फ्रांसीसी भी रहते हैं। हालांकि फ्रांसीसी थोड़े से एडवांस रहे हैं हल्के से, पर बराबर ही माना जाता है इनको। पर यहाँ भारतीय शासकों की कमजोरी सिद्ध हो गई है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक हुए हैं वाल्तेयर, जो फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक हैं वाल्तेयर, उन्होंने कहा है कि हमारे देश यानी फ्रांस की बात है, हमारे देश की पहली तोप से निकली आग, हमारे देश की पहली तोप से निकली आग, या इसको कहते हैं चिंगारी, चिंगारी ने अमेरिका, संपूर्ण अमेरिका और एशिया के देशों की तोपों में आग लगा दी। वाल्टेयर क्या कहते हैं, हमारे देश की तोप से निकली पहली चिंगारी ने संपूर्ण अमेरिका और एशिया की तोपों में आग लगा दी। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां जो स्टार्ट हुआ था युद्ध, वो अमेरिका और एशिया पूरे विश्व में फैल गया था इसके उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर, और जैसे ही ये संधि हुई तो वहां सभी जगह समाप्त हो गया। ये हमारा युद्ध रहता है साथियों, और यहां हमारे भारतीयों की कमजोरी सिद्ध होती है, जिसका फायदा आगे जाकर यूरोपीय उठाते हैं। वो कैसे उठाएंगे, आगे वाले युद्ध किस तरह से रहेंगे, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद मित्रों।